आप लोग लिटिगेंट भी आप लोग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फैमिली प्रैक्टिस के हवाले से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे फ़ाइल किया जाता है, किन बुनियादों पर फ़ाइल किया जाता है और उसका कौन होता है जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ़ाइल कर सकता है। सर इसमें हमारा आज जो सूट फॉर मेंटेनेंस, हमारा जो टॉपिक आज है वो सूट फॉर मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस बेसिकली राइट है वाइफ का, जो कि क्लेम करती है हस्बैंड से। जैसे कि आपको मालूम है कि मैरिज इज़ आ सिविल कंट्रैक्ट, इसमें राइट्स भी होते हैं और ड्यूटीज़ भी होते हैं। उसमें हस्बैंड के भी राइट्स हैं और वाइफ के भी राइट हैं। अच्छा, मेंटेनेंस किस किस्म की हो सकती है? मेंटेनेंस इन केस ऑफ फूड हो सकती है, या लिबास हो सकती है, या रहन सहन के लिए हो सकती है, जो एक वाइफ इंटाइटल्ड है उसके लिए। तो अब हम इसके मुख्तलिफ कंडीशंस भी पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे कि सूट फॉर मेंटेनेंस जो है इसकी कब ज़रूरत पेश आती है, कौन फाइल कर सकता है, कौन कौन सी ग्राउंड्स पर फाइल कर सकता है, और वो क्या ग्राउंड्स हैं कि मेंटेनेंस जो है वो वाइफ का हो या चिल्ड्रन का हो, उसको रिफ्यूज़ किया जा सके। तो आपको पता है कि मेंटेनेंस एक मुआवजा है जो कि हस्बैंड पे करता है वाइफ को। किस लिए वाइफ करता है? क्योंकि वो बतौर बीवी उसके जो ऑब्लिगेशन हैं या फ़रज़ हैं बीवी अदा कर रही होती है। तो मेंटेनेंस फाइल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन लोग मेंटेनेंस सूट फाइल कर सकते हैं। तो अक्सर होगा जो मामलात में आता है, तो जो बीवी है वो सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल करती है, अपनी हद तक भी कर सकती है और अपने बच्चों की हद तक भी कर सकती है। और पार्टी जो है वो बच्चे भी बनाए जाते हैं, और माइनर जो है उसका बाकायदा तौर पर मेंशन किया जाता है कि चिल्ड्रन जो उसके हैं वो नाबालिग हैं और बज़रिया वालदा वो सूट फाइल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले फैमिली कोड अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम ये केस फाइल करेंगे, और ये इस केस की जो जुरिस्डिक्शन होगी या जो फोरम होगा वो फैमिली कोर्ट होगा। तो उसका हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज ऑब्लिक फैमिली जज लाहौर। ठीक है, बेसिकली जो फैमिली जज होता है वो सिविल जज ही होता है। ठीक है,
और अगर आप लाहौर की बात करें तो फैमिली कोर्ट अलहदा बना दी गई हैं, लेकिन वहाँ बैठते सिविल जज हैं। और अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं तो वही सिविल जज का भी काम कर होता है, फैमिली जज का भी काम कर होता है और मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम कर होता है। अच्छा, इसके बाद हम लिखते हैं फैमिली सूट नंबर। ठीक है, इसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद पार्टीज नेम आ जाएगा हमारा। सपोज के आबदा बीबी, वाइफ ऑफ मोहम्मद रियाज, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। तो इसके राइट साइड से हम लिखेंगे प्लेंटिव। ठीक है, ये बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे वर्सेस। मोहम्मद रियाज, मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि पार्टीज नेम जब लिखते हैं तो उनके वजीयत भी लिखते हैं। अगर वाइफ लिखेंगे तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, साथ प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, और राइट साइड पे आप लिखेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, ये उस सूरत में है जब सिर्फ वाइफ जो है वो अपनी हद तक मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। अगर बच्चे भी हैं, ठीक है, तो फिर इसमें पार्टी में नंबर 1 पे आबदा आ जाएगी, नंबर 2 पे ए यानी कोई भी बच्चा हो सकता है, अली रज़ा हो सकता है, नंबर 3 पे आ जाएगा मोहसिन आ जाएगा, और अगर कोई और बच्ची है तो उसका नाम जैसे कि साजिदा। ये हमारे पास पार्टीज नेम आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा सूट फॉर मेंटेनेंस, उसकी अमाउंट लिखेंगे पर मंथ 30,000 लिख सकते हैं, 20,000 लिख सकते हैं, 15,000, 50। ये जो डिटर्मन करनी होती है या क्लेम करनी होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ डिपेंडेंट करते हैं हम। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे आपको दीगर जवाब ने बताया था, सूट फॉर मेंटेनेंस, आप इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं, कैपिटल वर्ड में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, लेकिन ये बोल्ड करके हेडिंग आप देंगे। मेंटेनेंस 30,000 पर मंथ। ठीक है, अगर सिर्फ औरत की हद तक है तो ये लिखेंगे, अगर 7 बच्चे भी हैं मेंटेनेंस 30,000 पर मंथ ऑफ वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। माइनर बच्चों के नाम भी लिखेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनके नाम नंबर 1 आ जाएगा, मसलन अली रज़ा है, नंबर 2 पे मोहसिन है, नंबर 3 पे साजिदा वगैरह माइनर, और उनके साथ एज मेंशन करेंगे कि उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र कितनी है। तो वो भी आप इस हेडिंग में या सब्जेक्ट जो है उसमें आप लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद वही जो मेथड आपको बताया था रिस्पेक्टफुली शिवित। तो अगर बच्चे जो हैं वो माइनर हैं, पहला पैराग्राफ तो आएगा कि द एड्रेसेस above mentioned are sufficient and correct for the service of notices and process of this court। दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, अगर बच्चे माइनर हैं तो द plaintiff number 2 to 4 are minors and they are being sued through plaintiff number 1
देयर रियल मदर। ठीक है, ये पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद अगला पैराग्राफ होगा जिसमें लिखा जाएगा कि द प्लेंटिव मैरिड या मैरिज सरकमस्टेंस बिटवीन द प्लेंटिव नंबर 1 एंड डिफेंडेंट। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू शरिया मुहम्मदिया उसकी डेट लिखेंगे अगेंस्ट टॉवर अमाउंट कि उसका हक में इतना मुकर्रर हुआ था, और हम लिखते हैं कि उस दिन से ये डिफेंडेंट के घर में प्लेंटिव नंबर 1 जो है वो आबाद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अगर बच्चे हैं तो उसके लिए लिखेंगे कि द माइनर्स, उनके नाम लिखेंगे, बॉर्न ड्यूरिंग दिस मैरिज, यानी कि इस शादी के दौरान डिफेंडेंट के नुतफ़ा से और प्लेंटिव के वतन से ये वर्डिंग होती है। जब उर्दू में आप लिख रहे हो तो फलां फलां बच्चे पैदा हुए जिनकी उम्र, एक की उम्र 3 साल है, एक की 5 साल है, एक की 8 साल है और एक की 12 साल है, उसकी उम्र भी मेंशन करनी है। तो उसके बाद आप ये लिखेंगे उसी पैराग्राफ में कि वो बच्चे जो हैं क्या वो सारे हयात हैं या उनमें से कोई वफात पा चुका है। अगर वो ज़िंदा हैं तो वो किसकी कस्टडी में है। मीन्स द माइनर्स आर अलाइव एंड दे आर इन द कस्टडी ऑफ प्लेंटिव नंबर 1। अगर बच्चे नहीं हैं तो ये पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे अगला पैरा हम लिखते हैं और उसमें सिचुएशन हम बयान करते हैं कि जब शादी हुई तो इब्तदाई तौर पर बड़े प्यार और मोहब्बत से, इज़्ज़त और एहतराम से डिफेंडेंट ने प्लेंटिव को घर में रखा, उसकी नानो नफ़का भी अदा करता रहा और ज़िंदगी जो है वो खुशगवार गुजरती गई। ठीक है, फिर लिखेंगे कि इतने अरसे के बाद डिफेंडेंट ने प्लेंटिव को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मेंटेनेंस बंद कर दिया या फिर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, या उससे रूगर्दानी इख्तियार कर ली या उसके मैट्रिमोनियल राइट्स या वो छोड़ दिए। ठीक है, तो ये मुकम्मल हम डिटेल लिखते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर लॉ बोर्ड में करेंगे तो वो आपको मुकम्मल दावा और उसकी डिटेल सारी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद है ये वो सिचुएशन, ये शादी के बाद रही। अब फिर आप इसका लिखेंगे कि कौन सी डेट से इसने मारना पीटना शुरू कर दिया डिफेंडेंट ने प्लेंटिव नंबर 1 को, या उसका मेंटेनेंस बंद कर दिया। तो अगला पैराग्राफ आपका होता है काज ऑफ एक्शन का। ठीक है, याद रखिएगा फैमिली सूट कोई भी हो उसमें काज ऑफ एक्शन जो होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ निकाह नामा। ठीक है, कि जब से निकाह स्टार्ट हुआ, लेकिन मेंटेनेंस के इंटाइटल कब से होगी प्लेंटिव, जब से रुखसती होगी। फर्स्टली द काज ऑफ एक्शन और ऑन डेटेड सो एंड सो व्हेन द मैरिज वाज सरमनाइज्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पे काज ऑफ एक्शन में लिखेंगे सेकेंडली काज ऑफ एक्शन उस वक्त पैदा हुई जब पहला, दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो काज ऑफ एक्शन उस वक्त पैदा हुई जब से डिफेंडेंट ने मेंटेनेंस तमाम प्लेंटिव का मेंटेनेंस बंद कर दिया या घर से निकाल दिया। तो ये काज ऑफ एक्शन है, ये तकरीबन हम तमाम दावाजात में पढ़ चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी ज्यूरिसडिक्शन। ये सिविल सूट नहीं है कि ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पर होगी जहाँ पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड करेगा।
बल्कि जहाँ पर भी प्लेंटिफ रह रही होगी ये वहाँ पर सूट फाइल हो सकता है। फ़र्ज़ किया अगर कोई फैसलाबाद में रह रहा था या मुल्तान में रह रही थी तो वो खातून जो है आर्जी तौर पर अगर लाहौर में आ गई है या परमानेंटली पेरेंट्स के पास लाहौर में आ गई है तो वो लाहौर में सूट फाइल करेगी, मुल्तान या फैसलाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसमें पैराग्राफ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट फीस। याद रहे कि कोई भी फैमिली सूट उस पर जो मैक्सिमम कोर्ट फीस है दैट इज़ ओनली 15 रुपीज़। ठीक है, ये 15 रुपये उसकी कोर्ट फीस है। अच्छा, कोर्ट फीस आपने लिख दी। अब ये जितना भी हो आप मेंटेनेंस ज़्यादा मांगे या थोड़ा मांगे, बेशक आप 1 करोड़ रुपए मेंटेनेंस मांग लें तो भी कोर्ट फीस 15 रुपये होगी। अगर आप 1000 रुपये मांग लें तो भी कोर्ट फीस जो है वो 15 रुपये होगी। तो हमारा टॉपिक है सूट फॉर मेंटेनेंस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रेयर। इसके बाद आप प्रेयर लिखेंगे। प्रेयर आप मांगेंगे, इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द सूट may kindly be decreed in favor of plaintiff and against the defendant. It is also prayed that the maintenance of rupees 30,000 may kindly be passed in favor of the plaintiff for monthly per month। ठीक है, उसके बाद फिर आप और प्रेयर लिख सकते हैं। It is also prayed that the special cost may also be imposed upon the defendant and may kindly be granted to the plaintiff। ठीक है, और इसमें आकर के हम देखते हैं कि any other relief which this honorable court deems fit may also be granted to the plaintiff। यानी जो आप नहीं मांग सके या आप नहीं मांग रहे और आप ये देख रहे हैं कि अदालत अगर चाहती है तो वो कोई भी रिलीफ वो उनको दे दे। अच्छा, इसके साथ ही फिर आप जब प्रेयर होगी तो ये राइट साइड पे लिखेंगे प्लेंटिफ। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा थ्रू काउंसल। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ये प्लेंटिफ। अगर सिर्फ खातून वाइफ है, अगर मोर देन वन प्लेंटिफ है तो ये प्लेंटिफ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थ्रू काउंसल आ जाएगा और काउंसल का नेम आ जाएगा जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हम लिखते हैं एट लाहौर ऑन डेटेड सो एंड सो। ठीक है, ये आप वेरिफिकेशन लिख देंगे दैट द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ प्लेंट। ये नीचे सर्टिफिकेट में आगे वेरिफिकेशन जहाँ पे आप दे देते हैं ये उसमें आएगा, और इसके साथ एफिडेविट भी लगेगा। उसके होता है वो एफिडेविट होता है, इसमें नहीं आएगा। ये हमारे प्लेंट। अच्छा, सारा प्रोसेस हमने पढ़ दिया हुआ है फैमिली सूट में कि इसका फाइलिंग कैसे होगी, इसके तलबी डिफेंडेंट की कैसे होगी और वो इसका अपेयर कब होगा।
फिर इसका वो जवाब दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन एंड करेंगे। ठीक है, अब डिफेंडेंट आ गया, उसने क्या करना है, सबसे पहले वकालतनामा देगा। ठीक है, वकालतनामा देगा, अगर वकील नहीं किया हुआ तो वो मीमो ऑफ अपीयरेंस देगा। मीमो ऑफ अपीयरेंस ये कौन देता है, ये वकील आके देता है कि मुझे डिफेंडेंट ने फ़ोन किया था या पैगाम भेजा है कि आज मेरी तारीख लगी है तो आप पेश हो जाएं, मैं अगली डेट पर आपको वकील कर लूँगा। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी नेक्स्ट डेट पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेट पे विद इन 30 डेज क्या होना है, रिटर्न स्टेटमेंट जमा होनी है। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब वकालतनामा। अच्छा, अब ये डिपेंड कर रहा है डिफेंडेंट पे, वो एक डेट पर वकालतनामा दे दे फिर रिटर्न स्टेटमेंट, नहीं तो वो वकालतनामा के साथ भी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा सकता है। अच्छा, अब जवाब दावा आ गया जहाँ पर डिफेंडेंट पेश हो गया। अगर डिफेंडेंट पेश नहीं हुआ तो आपको पता है कि अखबार इश्तिहार के बाद जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो। ठीक है, अगर डिफेंडेंट पेश हो गया है तो जवाब दावा, अगर नहीं पेश हुआ तो आगे एक्स पार्टी डिफेंडेंट। अच्छा, अगर एक्स पार्टी हो गया तो इसके साथ एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ। एविडेंस हमने पढ़ा है कि फैमिली सूट में इन शेप ऑफ एफिडेविट। ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन इन चीफ हो, एफिडेविट भी दे सकता है और एफिडेविट के बाद उसी एफिडेविट पे आर्गूमेंट, ठीक है, और आर्गूमेंट के बाद डिसीजन या जजमेंट। ये वो सूरत है जब एक्स पार्टी हो गया। अब हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि एक्स पार्टी नहीं हुआ तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, एफिडेविट की सूरत में आ गई, उस पर फिर एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन। ये प्लेंटिफ के विटनेसेस पर हो। जवाब आने के बाद मैं आपको डिटेल उसमें बता चुका हूँ कि जवाब आ गया है, ये इश्यू फ्रेम हुए। ठीक है, इश्यूज के बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जैसे कि हमने खुला के केस में पढ़ा था ना, ये वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, अच्छा, जब जवाब आ गया तो वहाँ पर फौरन ही अदालत जो है वो इंटरम मेंटेनेंस पास कर सकती है। ठीक है, जो ही जवाब आएगा तो अदालत बगैर देखे कि इसका मेरिट पे क्या फैसला होगा, जवाब के साथ ही इंटरम मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा, अब अगर इंटरम मेंटेनेंस डिफेंडेंट पे नहीं कर रहा तो अदालत जो है वो क्या कर सकती है, सेक्शन 7A के तहत उसका राइट क्लोज कर सकती है, मेंटेनेंस
कि वो सिर्फ इस ग्राउंड पर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा। जब मेंटेनेंस इंटरम अदालत फिक्स कर देती है और डिफेंडेंट वो पे नहीं कर रहा तो वो उसका राइट क्लोज कर सकती है अदालत डिफेंडेंट का, किस चीज़ के लिए, जवाब के लिए या एविडेंस के लिए भी। अच्छा, ये क्रॉस एग्जामिन हो गया। फिर एविडेंस आ जाएगी डिफेंडेंट की, फिर उस पे क्रॉस यानी जीरो हो जाएगी डिफेंडेंट के और उसके विटनेसेस पे। फिर फाइनल आर्गुमेंट्स, और जजमेंट। जजमेंट के साथ डिक्री तैयार हो रही है। ये आपका लीगल प्रोसीजर है कि आपने जब दावा दायर करना है और इसको कैसे लेके जाना है। अब हम इसके मुख्तलिफ कंडीशंस पढ़ेंगे। इसमें पहले आइएगा जुरिस्डिक्शन के हवाले से कोर्ट फीस। कोर्ट फी कितनी होगी? 15 रुपीज़। आगे लिमिटेशन, ठीक है। क्या मेंटेनेंस को फाइल करने के लिए कोई लिमिटेशन भी है या नहीं है? तो इसके लिए लॉ ये कहता है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कांस्टेंट राइट है किसका? बीवी का या बच्चों का, किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ जजमेंट हैं जहां पर है कि इसमें लिमिटेशन जो है वो 6 ईयर, कि अगर 6 साल से औरत को घर से निकाल दिया गया है और उसने लिमिटेशन क्लेम नहीं किया तो वो लिमिटेशन नहीं ले सकती, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस मेंटेनेंस। ठीक है, कि अगर वाइफ जो है उसको घर से निकाल दिया गया है या बच्चों को घर से निकाल दिया गया है तो वो कब और कितने अरसा के लिए साबका नानो नफका क्लेम कर सकती है? तो उसके लिए ये है कि ये 3 ईयर अदालत जो है वो 3 ईयर का मेंटेनेंस डिक्री कर सकती है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। प्रीवियस मेंटेनेंस यानी कि 6 साल पहले या 5 साल पहले औरत को घर से हस्बैंड ने निकाल दिया, अब वो आज केस करने आई है कि मुझे मौजूदा भी, फ्यूचर के लिए भी और साबका जब से इसने मुझे घर से निकाला है मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। तो अदालतें क्या करती हैं, नॉर्मली जब से दावा दायर किया जाता है उससे मेंटेनेंस जो है वो डिक्रीज करती हैं। लेकिन अगर अदालत चाहे तो प्रीवियस 3 साल तक भी मेंटेनेंस दे सकती हैं और उसको साबित करना पड़ेगा कि वाकई 3 साल से इसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसका देखना है कि स्कोप क्या है।
ठीक है। कोई भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ या बच्चे हस्बैंड के खिलाफ, पेरेंट्स बेटे के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऐसे डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद है एप्लीकेशन या एप्लीकेबिलिटी। अपॉन हिंदूज, क्या ये कानून जो है या सूट फॉर मेंटेनेंस जो हिंदू वाइफ भी फाइल कर सकती है नहीं या नहीं, तो इसका जवाब है यस। हिंदू वाइफ जो है वो भी हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। इसी तरह क्रिश्चियन भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि वाइफ वो भी क्लेम कर रही है, उसके बच्चे भी क्लेम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? अडॉप्टेड चाइल्ड क्या ये क्लेम कर सकता है? तो इसके जजमेंट हैं या अदालतों का जो व्यू है वो ये है कि अडॉप्टेड चाइल्ड हैज़ राइट टू बी मेंटेन बाय द फादर। ठीक है, यानी जिसने भी बच्चा अडॉप्ट किया होगा ही इज ड्यूटीबल टू मेंटेन दैट चाइल्ड। है राइट, बिल्कुल उसको मेंटेन किया जाए। अच्छा, उसके बाद एज कि कितने साल का बच्चा जो है वो राइट ऑफ मेंटेनेंस रखता है। तो इन केस ऑफ मेल चाइल्ड 18 ईयर, यानी एट टिल द एज ऑफ मेजोरिटी। 18 साल। और इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड तो ये टिल मैरिज। यानी बच्ची जो है अगर वो 18 साल की उम्र की हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई, फिर भी वालिद का ये फ़र्ज है कि उसको मेंटेन करे, उसको नाना नफ़का दे। अगर वो सारी ज़िंदगी कुंवारी रहती है तो बाप जो है वो पाबंद है कि वो उसको नाना नफ़का अदा करे। अच्छा, इसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ have contracted an agreement for non-payment of maintenance to the children। ठीक है, उन्होंने वादा कर दिया मियाँ बीवी ने कहा कि बच्चे माँ के पास रहेंगे, लेकिन बाप जो है वो मेंटेनेंस देने का पाबंद नहीं होगा, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये इस एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं है। अगर एग्रीमेंट हो भी गया है तो बाद में जो है वो क्लेम कर सकती है, बीवी भी बच्चों को कर सकती है, अपना भी कर सकती है और बच्चे खुद से भी कर सकते हैं।